बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। प्रोग्राम का आगाज एक अच्छी और खुशी की खबर से करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को उन्हीं के होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त देकर सीरीज 22 साल बाद अपने नाम की। 2002 में वकार यूनुस की कप्तानी में लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता था। अब 2024 में यह कामयाबी हासिल हुई है और ओडीआई के वर्ल्ड कप चैंपियंस है ऑस्ट्रेलिया, लिहाजा उनके अपने बैकयार्ड में उनको हराना बाय नो मींस इट्स अ मीन अचीवमेंट। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको क्रिकेट एक्सपर्ट्स सराह रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, जिनका ये डेब्यू था एज कैप्टन ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया की टफ कंडीशन में, बाउंसी कंडीशन में उन्होंने ये सीरीज अपने नाम की। इस हवाले से हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अब आते हैं प्रोग्राम की जो मेन मौजूआत हैं हमारे। गुज़श्ता रोज इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ क्वेटा में। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश बम धमाका हुआ जिससे 27 कीमती जानें ज़ाय हुई, जाम बहक हुए और 50 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। कल भी हमने इज़ारे अफसोस भी किया था और मजम्मत भी की थी। आज ज़रा तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्वेटा में इस तरह के अनतुनात वाक़यात का होना और फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि कलदम तंजीम है उनका इसकी जिम्मेदारी को कबूल करना और आज उन्होंने जो खुदकुश हमलावर था उसकी डिटेल्स और तस्वीर भी शेयर की है। तो इस हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी क्वेटा में मौजूद थे। उन्होंने और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि दहशत गर्दों के सर को कुचला जाएगा और बलूचिस्तान हुकूमत को काउंटर टेररिज्म में, पुलिस में, लॉ इन्फोर्समेंट को जो सहूलियात और प्रिविलेजेस चाहिए होंगी वो वफाकी हुकूमत देगी। तदफीन भी हो गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। हॉस्पिटल भी गए, जो जख्मी हैं उनकी इयादत की और जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत की। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर सियासी फ्रंट पे कल हमने गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में अवामी जलसा किया, जिरगा किया, जिस मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने सड़कों पर आने और एक ऐसी मुहिम चलाने का ऐलान किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम घरों से निकलेंगे, बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब जब कॉल देंगे उनकी रिहाई के लिए, तो फिर नतीजा लिए बगैर वापस नहीं आएंगे, चाहे खुदा ना खास्ता इसमें कारकुनान की जानें चली जाएं। तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि अब क्या लाएमल होगा, क्योंकि रवां माह नवंबर की बात हो रही है। अगरचे हुकूमत की जानिब से रद्दअमल सामने आया है। ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत को एहतजाज की इस नई कॉल से कोई घबराहट नहीं है और उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो ऐलानात था, जो जोशीला खिताब था, उसको बढ़के करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से एक और आज अहम भी खबर आई है, वो भी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जाहिद खान साहब जो अवामी नेशनल पार्टी के बड़े दरीना रुकन रहे हैं, उनके सेक्रेटरी इतलात रहे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रहे हैं, उन्होंने आज राहें जुदा कर ली एक तवील रिफाकत के बाद और मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस पर भी गुफ्तगू करने के लिए जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास नुमाइंदा शख्सियात उनका तरफ आपसे करा देता है। हमें ज्वाइन की है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दोनों सेंटर्स को मैं थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज मैं जनरल कयूम साहब आपसे सर करूंगा। बलूचिस्तान क्वेटा स्ट्रेटेजिक एतबार से पाकिस्तान का बड़ा अहम शहर है, सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है। इंतहाई अफसोस है दहशतगर्दी की वारदात हुई है। सर क्या कहेंगे, अज़म का इजहार किया जाता है कि दहशतगर्दों के सर को कुचला जाएगा, आप समझते हैं वक्त आ गया है कि बीएलए और उनके जो ये फिदायीन अटैक्स हैं इनके कला कमा करने के लिए हतमी एक्शन लिया जाए? देखिए, एक्शन तो लिया जा रहा है और अपने तौर पे आप ये देखें कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स जो होने थे वो बच जाते हैं, उनकी खबर नहीं आती। लेकिन चूंकि ये जो बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, ये बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं और आपको पता है कि 2000 और 610 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और हमारी तरफ अगर 1000 के करीब पोस्टें हैं रोकने की, तो अफगानिस्तान की तरफ से कोई पोस्ट नहीं है। सो इसलिए जहां उनको रास्ता मिलता है जी, और उनके पीछे सपोर्ट है, इंटेलिजेंस की भी और माली सपोर्ट भी है, बहुत से फाइनेंशियल हेल्प भी उनको दी जाती है, तो वो है। तीसरा फैक्टर ये है कि जब ये अमेरिकन चले गए वहां से, अमेरिका से, इधर से अफगानिस्तान से,
तो वहां तकरीबन $7 अरब का ये जो इक्विपमेंट है वो छोड़ गए। उनमें जहाज भी हैं तकरीबन 78, और इसके अलावा और ग्रेनेड और स्मॉल आर्म्स और वेपन्स 3 लाख, और मिलिट्री व्हीकल तकरीबन 40,000। एंड इन एडिशन टू दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नाइट विजन डिवाइसेज हैं जो कि तकरीबन 42-42,000 हैं। प्लस मुझे जरा बराबर भी शक नहीं कि इसमें इंडिया का वो भी इन्वॉल्व है, और वो पावर्स जो पाकिस्तान के सीपैक को नाकाम बनाना चाहती हैं उनकी जो है वो भी शमूलियत है। तो हमें ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत कीमती जाने, बहुत हमारे क्वालिफाइड नॉन कमीशनड ऑफिसर्स एनसीओज वगैरह और बहुत से जख्मी हुए। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि अल्लाह के करम से एट द एंड ऑफ द डे रियासत की कामयाबी है। इसके अंदर ये रैक टैक इस किस्म के जो हमले हैं उनसे आप ना कौम का मोरल डाउन कर सकते हैं, ना वो फतह किसी तरीके से यहाँ हासिल कर सकते हैं। पहले भी बड़ा जोर था, आपने देखा ना कि मारगला हिल की खबर थी कि इसके ऊपर भी हैं, मोटरवे पे भी हैं, इधर उधर हैं, लेकिन पूरी कौम की सपोर्ट से और अफवाज पाकिस्तान और पुलिस और हमारे सिविल भाइयों की कुर्बानी से अल्लाह का करम था, नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसके ऊपर हुआ। अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये जो कौमी सलामती के इशू हैं वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान या आर्म फोर्सेज या एयर फोर्स में नहीं लड़ने, उसके पीछे पूरी कौम का तामन और सपोर्ट चाहिए। और आई एम श्योर कि उसके लिए पूरी कौम मुतहिद होगी। हर जमात अक्रॉस द बोर्ड, हर सूबे की मैनेजमेंट, हर तबके फिक्र के लोग, उनको इकट्ठा होना चाहिए और हम खुदा के करम से इस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। आपके सर मैं दोबारा लौट के आऊँगा। मीना बलोच साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप प्रोविंशियल असम्बली हैं बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान के एडवाइज़र हैं, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन मैं पहले डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब से ये सवाल उनके जानिब भी रखूँगा। डॉक्टर साहब, एक तो इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा, कोयटा में जो दहशतगर्दी के वाक़या हुआ है, दूसरा आज शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 जो खवारजी थे उनको वासिल जहन्नम किया गया है। एक रिपोर्ट है जो डॉक्टर हुमायूं साहब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, थिंक टैंक की है इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़, उनके मुताबिक अक्टूबर 2024 में, मतलब पिछले महीने में, पाकिस्तान में 48 दहशतगर्द हमले हुए हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके नतीजे में 100 अफराद हलाक और 80 जख्मी हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा अनफॉर्चुनेटली और बलूचिस्तान में हुए हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा डेथ टॉल हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 35 और बलूचिस्तान में 9 हुए हैं। तो सर, आप लोगों की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, मैं आपका भी इस पर राय लेना चाहूँगा कि किस तरह ये जो दहशतगर्दी का अफरीत है, जो आम आदमी जिसके निशाने पे, इसका कैसे मुकाबला किया जाए। ये रिपोर्ट अक्टूबर की है, वी आर सिटिंग इन नवंबर, और कल इतना बड़ा वाकया कोयटा में हो गया, और आज शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 जो खवारजी हैं उनको वासिल जहन्नम किया गया। दोबारा से रीग्रुपिंग हो रही है, कैसे इसको डील किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जो आपकी पुलिस है, नॉर्मली पुलिस बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट तब कर सकती है जब उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो कि फलानी जगह पे इस किस्म की गाड़ी है, इससे मिलती जुलती गाड़ी है। बात चीजें होती हैं जो इंटेल रिपोर्ट्स में आती हैं कि इस लिहाज से होता है, और ये सारी चीजें टेररिज्म को आप रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि उसको प्रीएम्प्ट किया जाए। उसको आप आगे जाके उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई निकल गया और उसने डेटोनेट करना है अपने आप को, चाहे वो किसी भी लिहाज से, उसको रोकना, हाँ, उसको अपने टारगेट पे जाने से पहले आप अगेन प्रीएम्प्टिव है। अब ये प्रीएम्प्टिव के लिए जो एक्चुअल जो चीजें वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये उनका एक्चुअल काम होता है, वो आगे करेंगे। और इसी तरह केपी में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो या पाकिस्तान की किसी भी जगह पे हो, इसका जो मेन जो कैरेक्टर है जिसने इनको करना है, वो हमारी जो आर्म फोर्सेस है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये सारी लोग करती हैं। लेकिन सर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है डॉक्टर साहब, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो तो हर सूबे ने अपना खुद बनाना है ना। सीटीडी, जो आपको याद होगा पहले जमाने में पुलिस की सीआईडी भी होती थी। सर, काउंटर टेररिज्म मेरी नजर में, अब मुझे पूरी तरह नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में काउंटर टेररिज्म जो होती है ना, जब आपको पास इंटेल आ जाती है कि ये हो रहा है, ये इस जगह पे लोग हैं, जैसे अभी आपने कहा है कि वहां पे 6 लोगों का पता चला है कल की उसमें, और वहां पे जाके उन्होंने उन 6 को पकड़ के या उनको मार दिया, दैट इज वेयर काउंटर
comes in, ठीक है, लेकिन उसकी भी इंटेलिजेंस होगी तो ये होगा, अगर इंटेलिजेंस सर नहीं पुलिस होगी डिपार्टमेंट का तो अपना फिर बड़ा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है ना डॉक्टर साहब, ये तो सीआईडी होती थी, पुलिस का अपना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है। उन सब की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी, अगर पुलिस के अंदर भी है तो वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो होती है पुलिस के अंदर और इंटेलिजेंस ठीक, एजेंसीज आपस में उसके उसके बगैर ये हो नहीं सकता, और ये एग्जैक्टली। चीज होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज जो अनफॉर्चुनेटली आजकल केपी में हो रही है, अब उसमें आप जो मर्जी कर ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ये जो टेररिज्म वगैरह होता है, इट हैज टू बी मेट बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल साइमल्टेनियसली। यू कांट यस, से कि भाई खाली केपी है या खाली बलूचिस्तान है या खाली पंजाब है या खाली सिंध है। इट हैज टू बी टुगेदर, इट यस, हैज टू बी लाइक वन। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें उसमें जब हम ये सुनते हैं कि भाई मगरिब के बाद आपके जो डीआई खान है, मगरिब के बाद बन्नू, मगरिब के बाद कोरम एजेंसी, पाराचना टल के दरमियान में इस जगह पे आपके पास कोई ऐसे मतलब कंट्रोल ही नहीं है, ना रोड्स का ना किसी चीज का, और वहां पे खुले आम फिर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट आई एज अ पाकिस्तानी शुड वरी अबाउट, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे ये है कि भाई ये क्यों ऐसे फिर रहे हैं, क्या हम लोगों बड़ी को तशवीशनाक हम बात है सर। इनको, हाँ, वही वाली बात है, क्या हम इनको एड्रेस नहीं कर सकते? क्या हमारे पास इस किस्म के कोई लेट्स से वो थर्मल या हीट सेंसिटिव जी, जो कैमरे हैं जो आप सैटेलाइट से ले सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस जगह पे हमारा कोई बंदा नहीं है? आपसे आजकल सब कुछ पता चल जाता है एग्जैक्टली। कि इस जगह पे ये पाकिस्तान के लोग हैं या तो पाकिस्तान के सर क्या नहीं है, अमर या माने, कौन है या कौन नहीं। क्या अमर माने हैं, क्या रुकावट क्या है इसके सब अंदर? देखिए, आई डोंट नो इसमें रुकावट क्या है, टू आपकी वेरी हुकूमत ऑनेस्ट है आई ना डोंट सर। नो इसमें रुकावट। आजकल के जमाने में इतना खुलेआम अगर कोई फिर रहा है, सो इट्स रियली वरीसम थिंग। आई मीन, एंड नंबर टू, टेररिज्म एज अपोज टू जो बाकी जो ठीक, चीजें होती है ना, जैसे लेट्स से, देखिए मैं आपको एक चीज डॉक्टर साहब मैं समझाता जरा हूँ। मीना बलोच साहबा से भी पूछ लूं, फिर उन्होंने आप एक तो हमारे मिनट, एक साथ हैं। मिनट, जी 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 जस्ट गिव मी 10 सेकंड, जी 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 जस्ट प्लीज। गिव मी 10 सेकंड। देखिए मैं एक चीज समझाता हूँ। हमारे पास एक कच्चे का इलाका है जो कि दो प्रोविंसेस के दरमियान में है। वो कितने अरसे से है, वी हैव नेवर बीन एबल टू मैनेज दैट थिंग, और वो हमें पता है वो एक इलाका है। अब जी उस जी, इलाके को हम नहीं मैनेज कर पा रहे, तो मुझे दफा बाकी माई सिंसियरली आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ कि यार हम एज अ पाकिस्तानी एक कच्चे का इलाका विद इन आवर स्टेट जहां पे लोग रह रहे हैं, और तो वो कह रहे हैं कि हमें सारा असला पुलिस वाले बेच रहे हैं। आर वी रियली सीरियसली ट्राइंग टू route out all these things from Pakistan? यस, वेरी Are we इंपॉर्टेंट। really serious? सर ये दोबारा लौट के आता हूं, जरा मैं इस पे भी आपसे भी और जनरल कयूम साहब से पूछूंगा। मीना बलोच साहबा ने हमें ज्वाइन किया, उनका मैंने तारुफ करा दिया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीना साहब बताइएगा, आप वज़ीर आला बलूचिस्तान के एडवाइज़र हैं, ख़ुद मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। क्वेटा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उससे पहले भी मुतअद्दद ऐसे वाक़यात हुए हैं। जैसे मैंने रिपोर्ट भी शेयर की अपने प्रोग्राम में, बलूचिस्तान में पिछले माह 9 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। जो ढुक्की माइन का था उसमें 21 जो माइनर्स थे उनकी जानें चली गई। क्या अब तक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई है? BLA क्लेम कर रही है जो खुद कुछ बमबार था उसकी तस्वीर भी शेयर की है। क्या अब कैसे इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के इस तरह के वाकयात हो रहे हैं जिस तरह आपने अपने रिपोर्ट में बताया, और इसी तरह बिल्कुल के इस महीने में दहशतगर्दी का एक वाकया मस्तोंग में हुआ, और दूसरा वाकया जो है ये रेलवे स्टेशन क्वेटा, और उसके अलावा पंजगुर में मजदूर मारे गए, और इससे पहले भी कानकनों पे हमला हुआ जी। तो ये है कि देखिए, हुकूमत का तो पहले दिन से, और सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी से निपटा जाए। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि देखिए, ये बलूचिस्तान जो है आपकी रकबे के लिहाज से आधी पाकिस्तान है, और इसमें इस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट बहुत एक दूसरे से दूर है। एक वाक्य मस्कू में करते हैं तो कुमान में नहीं होता, दूसरा वाक्य जाके दुखी में करते हैं, तीसरा वाक्य जाके गवादर में करते हैं। मतलब इतना ज्यादा आपका डिस्टेंस होता है कि हर कदम पे आपको सिक्योरिटी वो चेकिंग और सारे मामला, सिक्योरिटी के हमारी मामला थे वो तो वो पॉलिटिशियंस ने हमारे जितने भी चेक पोस्ट थे वो हटवा दिए। ये जो है वो आवाम को तंग करने के लिए लगाए गए हैं। अच्छा, वो उठ के उसके बाद इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे।
तो बलूचिस्तान की अवाम को और सियासी जमातों को अपनी सियासत से हट के बलूचिस्तान का सोचना होगा, बलूचिस्तान की अवाम का, क्योंकि बलूचिस्तान की अवाम को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा मीना है। साहब, 26 अगस्त 2024 को थे अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए थे, आपको याद होगा। 70 से ज्यादा अफराद लोगों की जानें गई थी, उसमें दूसरे सूबे से आए हुए मजदूर भी शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे। एक ग्रेटर डायलॉग भी किया गया था, बलोच रहनुमा भी थे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और दीगर कायदीन मौजूद थे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, उस वक्त भी बात हुई थी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसकी इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाएगा, जो लेवीज हैं, जो पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उस पर कब कितनी पेशरफ्त हुई? 26 अगस्त से आज 10 नवंबर है, उसमें कोई पेशरफ्त हुई उस कैपेसिटी बिल्डिंग में, स्किल सेट को इंप्रूव करने के हवाले से? देखिए, ये तो वक्त की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी लेवीज की हो, आपकी पुलिस की हो, आपकी सीटीडी की हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारे फौजी एहलकारों के अलावा देखिए हमने इन तमाम महकमों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी स्ट्रेंथन करना होगा। ठीक। इस पे ये है कि वर्किंग तो है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तरह की इनिशिएटिव हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान में लिए जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तरह हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। जिस तरह दहशतगर्द दंड बनाते फिर रहे और जिस तरह बीएलए से कैसे निपटा जाएगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं। ये फिदायीन अटैक इन्होंने शुरू किए हैं मजीद ब्रिगेड के नाम से, इनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या स्ट्रेटेजी है? ये बीएलए का जो मैनिस है, ये एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। देखें, ये है कि हमारे जो नौजवान जो जहने हैं उनको वर्गला कर वो पहाड़ों पे बीएलए तक पहुंचा रहे हैं, और बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हीरोइज्म के चक्कर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपने देखा बलूचिस्तान में कल तो 2 दिन पहले एक स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, उन्होंने इंकशाफ किया। इससे पहले माहल जो डिटेन हुई, उन्होंने इंकशाफ किया। इससे पहले एक और माहल की, 2 माहल पे। कहने का मकसद ये है कि ये फैंसी नारों से, ये सोशल मीडिया और कुछ इनके सॉफ्ट फेसेस हैं, वो इनको ऐसे वर्गला के इस्तेमाल करें, उसके बाद वो बीएलए के हाथ में इस्तेमाल करें। तो अब तमाम सियासी जमातों को, बलूचिस्तान की आवाम को, सरकार को, सबको मिलके नौजवानों पर फोकस करना होगा। और हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं नौजवानों के लिए। 30,000 नौजवानों को बाहर भेज रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम थे, हमारी लोन्स की प्रोग्राम थे फॉर न्यू स्टार्टअप। हम बहुत सारी तरह की इनिशिएटिव करें कि हमारे नौजवान बिजी रहे, एंगेज रहे और दुश्मनों के हाथों। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच मीना मजीद बलोच साहब, आपने ज्वाइन किया जी। जनरल क्यूम साहब, सर आपने एक तो मीना साहबा की भी गुफ्तगू सुनी, दूसरा डॉक्टर हुमायूं साहब ने कच्चा के एरिया की बात की। आपने बहुत सी अपनी मिलिट्री लाइफ में बहुत सी असाइनमेंट्स की होंगी। दूसरा उन्होंने सर ये जो बात की है कि उनके लिए भी बड़ी ये तशवीश की बात है कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, लकी मरवत और वजीरिस्तान की उन्होंने बात की। शाम मगरब, मतलब मगरब के बाद वहाँ पर सड़कों पर निकलना जो है वो आसान नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या लाएमल होना चाहिए? प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इनकी, वैसे तो सूबाई सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन ज़ाहिर बात है गैर मामूली हालात है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना पूरा जो है वो कॉपरेशन करना है। जनरल क्यूम साहब, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड जो डॉक्टर हुमायूं साहब कह रहे हैं कि शाम के बाद नहीं निकल सकते और कच्चा के एरिया की उन्होंने बात की? देखिए, डॉक्टर साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये सिर्फ एक सूबे की जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली नहीं है ना, ये मरकज, सूबा, पूरी कौम, सारों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक तो ट्रांस फ्रंटियर इंटेलिजेंस एक्विजिशन का मसला है ना, वो तो हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का डोमेन बनता है। कोई चीज पनप रही है वो अक्रॉस द बॉर्डर भी, तो आपके मोड होते हैं, आपकी इंटरसेप्शन होती हैं, आपको देख लेते हैं कि किस खित्ते में क्या होने वाला है और वो पाकिस्तान को कैसे अफेक्ट करेगा। नंबर 2, जब और ये मरकज के जिम्मे आता है। नंबर 2 जो बात है वो बॉर्डर्स के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर पे फ्रंटियर फोर्स के लगी हुई है जिसने उसको अपने तौर पे मैन करना है, और ईस्टर्न बॉर्डर पे रेंजर्स हैं, और ये भी सेकंड लाइन फोर्सेस हैं जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर होते हैं। 2 चीजें होगी। नंबर 3 ये है कि जब इन चीजों को फैलांग के एक टेररिस्ट फॉरेन फंडेड एंड फॉरेन एडेड अंदर घुसता है तो फिर सूबे की हदूद में दाखिल होता है, तो वहां फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सूबे के अपने जितने इंटेलिजेंस के हैं और इनकी पुलिस और इनके ये जो टेररिस्ट के नेस्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सिविल कपड़ों के अंदर इनके अपने बंदे और उनकी छानबीन, चेक पोस्टें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये फिर सूबे का काम है। और सूबे का काम इस लिहाज से बहुत बड़ा है कि अगर वो पीछे से कोई ऐसी चीज अंदर आ जाती है तो वो फिर इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रियों से गुजरते हुए, देखिए इसमें टारगेट पे ज्यादा तो है बलूचिस्तान
और खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन किसी लिहाज से भी पंजाब और सिंध और इवन गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए भी रिलैक्स नहीं कर सकते। जी। हमें अपना चौकन्ना रहना पड़ेगा ठीक। और हर लिहाज से, और इन एडिशन टू दी मिलिट्री मीन्स एंड जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटेलिजेंस इज मोस्ट पिवटल, कि हमें पहले पता चले ताकि हम काउंटर इंटेलिजेंस उसके प्लान बना सके। मोर देन दैट इज अगेन टू थिंग, वन इज डिप्लोमेसी, कि आप ये देखें कि किन कंट्री से ओरिजिनेट कर रहे हैं। मसलन अफगानिस्तान है तो हमें उनके साथ कांटेक्ट करना होगा, उनकी लीडरशिप को इनवाइट करें, हमारी लीडरशिप उधर जाए, मिलिट्री लेवल के ऊपर भी और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी और इंटीग्रेबिलिटी के लेवल के ऊपर। एग्जैक्टली। और सेकंड इज के पॉलिटिकल कोऑपरेशन विद इन द कंट्री। Yes. आपके जितनी पार्टीज हैं वो सर जोड़ के बैठे, अब वो कहें हमारे बच्चे इस तरह शहीद हो रहे हैं। ये जो आपने और बात की है जनरल साहब, पॉलिटिकल कोऑपरेशन की आपने बात की है, तो सेनेटर हुमायूं साहब, पॉलिटिकल कोऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है, लेकिन कल जो आप लोगों का जिरगा था उसमें तो आप लोग अब सर बकफन तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता उसमें तो वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि जो जान निसार निकलेंगे अगर घर ना पहुंचे तो उनकी मैयत ना आए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ऐसा ना करे तो नमाज जनाजा पढ़ लीजिएगा। एक तरफ ये हालात हैं, आप खुद अपने तस्लीम कर रहे हैं कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में मगरिब की नमाज के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, दूसरी तरफ आप लोग सड़कों पर होंगे, कोऑपरेशन चाहिए। ये तो आपस में टकराव की तरफ अगर बढ़ेंगे नवंबर में तो हालात में बेहतरी तो नहीं आएगी, ज्यादा दगरगू हो जाएंगे ना डॉक्टर हुमायूं साहब। तो हमारी प्रायोरिटीज को रीसेट करने की जरूरत है। देखें, इस तरह है अनवार साहब, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जब आपने कहा कि ना ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता इंसर्जेंसी। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है चोरी चकारी डकैती, इस किस्म की चीजें होती हैं, उसको आप लेकर करते हैं। किसी जगह पे कोई बदमाशी हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो हो रही है, ये चीजें होती हैं। जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, इट्स डायरेक्टली नॉट अंडर द प्रोविंशियल, इट इज हेडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, एंड जो पुलिस या काउंटर टेररिज्म वाले जो होते हैं, दे आर इन एड टू दैट। एक चीज। नंबर 2, अभी जैसे बलूचिस्तान की जो मीना साहिबा है, उन्होंने जो बताया था, देखिए जब हम लोग कहते हैं ना कि उनकी जहन साजी हो रही थी, ये याद रखिए टेररिज्म को पहले आपने समझना होगा टेररिज्म है क्या चीज। टेररिज्म के पीछे बाज जायज बायज नाजायज उनके डिमांड्स होते हैं, और इन बेसिस पे वो अपना नैरेटिव बनाते हैं, और उसकी वजह से वो नर्सरीज फिल करते हैं, उन लोगों को उसमें रिक्रूट करते हैं जो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री कर रहे होते हैं, या वो भी उसी तरीके से पिस रहे होते हैं अबाउट सर्टेन थिंग्स जो हमने किया है। हमें अगर इसको जड़ से उखाड़ना है तो ये याद रखें, इट इज लाइक यू हैव टू फाइट इट लाइक अ कैंसर। आपको इसके खिलाफ सर्जरी भी करनी है, आपको इसके खिलाफ जो मेडिसिन होती है वो भी देनी होगी, जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है वो भी देनी होगी, आपने इसके साथ जो होती है रेडिएशन और सारी चीजें करनी होगी। सो इट इज नॉट वन प्रोंग अटैक, इट इज 3 प्रोंग अटैक। उसके लिए पॉलिटिकल विल है, सियासी अज़म है उसको जड़ से उखाड़ने का। मैं उधर ही आ रहा हूं। देखिए पॉलिटिकल विल, मुझे एक बात बताएं, आपको पता है, मुझे पता है, आप अगर देखें, आप जस्ट बिकॉज यू आर इन पीटीवी और आप इसको नहीं वो कर सकते, जब हम इद्दत जैसे केस करेंगे, जब हम ये तोशाखाना जैसे केस कर रहे होंगे, जब हम 190 मिलियन पाउंड का नाम करेंगे, वो केस जो के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था, ये याद रखें, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं पकड़ा गया था, ये वो पैसा पकड़ा गया था कि जिसकी उनके पास कोई रसीदें या कोई चीज नहीं थी, और उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया था, और इसमें से कोई एक पैसा किसी भी तरीके से इट्स नॉट बेनिफिटिंग इमरान खान डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली, कुछ लिहाज से नहीं है। लेकिन इस किस्म के केसेस बनाएंगे, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हम एज अ टेररिस्ट पार्टी हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो मुझे एक बात बताएं, हाउ कैन देयर बी कोहेशन, पॉलिटिकल कोहेशन? एक सवाल है उस पे सर, आपकी पार्टी माशाल्लाह है ना, आप सेनेटर हैं, आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब, आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है शिबली फराज साहब, आपके शेख वकास साहब तर्जुमान है, आपकी पूरी जमात पार्लियामेंट में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की तो हुकूमत है ना सर, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एज एन ऑपोजिशन पार्टी इन पार्लियामेंट एंड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो स्टेट फंक्शनरी है ना सर। सर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक है पॉलिटिकल पार्टी और एक है हुकूमत। यस, हुकूमत इज अ डिफरेंट कैटेगरी देन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी तरीके से बात कर रही होगी, हम जो बात कर रहे हैं हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, हम हुकूमत की बात नहीं कर रहे। गंडापुर साहब कह रहे थे ना सर, कल गंडापुर साहब ये कह रहे हैं ना कि मैं निकलूंगा।
देखिए गंडापुर साहब जो है ना, गंडापुर साहब जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी हैं। वो 2 हैट्स रखे होते हैं। आप उनको, हम बातों को इनको कंफ्यूज करते होते हैं कि भाई ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तर्ज की हुकूमत है, उस तर्ज में हमारे, चूंकि हम ब्रिटेन को फॉलो करते हैं लेकिन हम उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके मॉरल वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे, हम उनके एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे। प्रेजेंट सिनेरियो में कौन सा हैट इंपॉर्टेंट है? द सीएम केपीके हैट इज इंपॉर्टेंट? देखिए आपने एक बात बताया, आपने एक बंदे को सिस्टम से निकालने के लिए पूरा आइन बदल दिया है। आपने एक बंदे को सिस्टम से निकालने के लिए पूरे इलेक्शन कमीशन के लॉज बदल दिए हैं। आपने एक बंदे को सिस्टम से निकालने के लिए अपने पूरा बेंच अपने मतलब का लगा दिया है। आपने जो सबसे बेहतरीन जजेस थे उनको बिल्कुल निकाल दिए, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते थे। आप शामिल थे ना उस सारे प्रोसेस में? आप जुडिशियल कमीशन का भी हिस्सा हैं। आप एक मिनट साहब, एक मिनट। आपने एक बंदे को साइडलाइन करने के लिए, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट एग्री विद हिम, यू हैव चेंज्ड द होल पॉलिटिकल सिनेरियो, द जुडिशरी एंड एवरीथिंग ऑफ दैट कंट्री। और फिर हमें कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। खुदा का खौफ करें। सर, ये जनरल साहब आप क्या कहेंगे? सर वो कह रहे हैं कि आप लोगों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी क्योंकि इनको दीवार से लगाया जा रहा है और पूरा सिस्टम जो है वो इनके खिलाफ काम कर रहा है, जो जिस्ट है डॉक्टर हुमायूं की। जनरल कयूम साहब, या देखें, हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म बात कर रहे हैं ना। जी जी। और उसमें 2 चीजें मैं ये क्लैरिफाई करूंगा। पहली बात तो ये है कि सूबे की हदूद के अंदर एनीथिंग दैट हैपन्स और डज नॉट हैपन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गवर्नमेंट की होती है। और अगर कोई सीरियस हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं ना कि चोरी चकारी, अभी देखिए कराची में जब गोली मार के भाग जाता है बंदा, तो वो कोई चोरी चकारी बात तो नहीं है ना। वहां तो मर्डर हो रहे हैं, लूट प्लंडर, और इसी तरह कोई धमाका मस्जिद हो जाता है, कहीं होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों की है और उनके पास पुलिस है। लेट अस से कि पुलिस अनफ नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं मरकज को और उनको सेकंड लाइन फोर्सेस दी जाती है। यस। अगर उनसे भी काम नहीं चलता, रेंजर से भी काम नहीं चलता, तो फिर आर्मी को कॉल किया जाता है और वो मिलके। लेकिन ये सारी कोऑर्डिनेशन वहां सूबे की अपनी जिम्मेदारी होती है, उनकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर बंदे शहीद हो रहे हो, आपसे जा रहे हो और आप लॉन्ग मार्च करके तो कफन और वो की बातें कर रहे हो, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं जाती। दूसरा जो देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने पूरी अदालत बदल दी, ये किया वो किया, ये सारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से विद इन द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू दी जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके मुताबिक हुआ। ये अभी स्पेकुलेटिव हम कहें कि 2-10 जज थे फलाना, तो उसको नहीं बनाया। आफ्टर ऑल एक पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, उसकी 2/3 मेजॉरिटी ने कहा है कि इन तीनों में से ये मोस्ट सूटेबल है और बाकियों के ऊपर कोई एक्सपर्शन होगी, पोलिटिसाइज हो गए होंगे या कोई भी चीज आ जाती है और तजर्बा होता है, केसेस पे परफॉर्मेंस होती है, व्हाटएवर, वो डिसीजन अलग है। उसमें अगर किसी को डाउट है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये कहना कि हम पॉलिटिकल इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे खिलाफ केसेस है, तो केसेस को अदालत में लड़ने हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक जंग लड़ने के लिए अपने मुल्क को दांव पे लगाना जो है ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हम टेररिज्म के खिलाफ पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलके तो इस मेनेज का मुकाबला नहीं करेंगे। कल जंग लग जाती है, कल इंडिया अटैक कर देता है, कोई और प्रॉब्लम होता है, तो यू कांट से कि नहीं जी हम मसला तो ये है कि क्योंकि हमारे वो केस है और वो 9 मई का है या ये फलाना है, तो हमने दैट पूरी कौम इकट्ठी होती है, कहती है वी आर अभी हम ऊपर आके इकट्ठे लड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सियासी हमारे इस वक्त जगानगत की बड़ी जरूरत है और हमें अभी जो 3-4 साल हुकूमत के रहते हैं वो उसको पूरे होने हैं और उसके बाद आप अपनी तैयारी करें, आप अपना एक अभी कारकर्दगी शो करें। आप 10 साल से ज्यादा एक सूबे के अंदर हैं जिसके अंदर आग लगी हुई है और टेररिज्म है और खुद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रात को बन्नू में और कोहाट में और फलाने एरिया में बंदे नहीं निकल सकते। हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या सिंध के लोग आएंगे या पंजाब का कोई बंदा आएगा या पुलिस आएगी? आपने उसका वायर मीडिया निकालना और जब आपके बस से बाहर होती है तो उसका भी रेमेडी आपने करनी है। आर्मी के साथ बैठ के, सिविल आर्म फोर्सेस के साथ बैठ के, इंटीरियर मिनिस्टर को बुला के, इंटेलिजेंस के दोनों अदारों ISI, IB को बुला के ये कहना कि देयर इज नो क्वेश्चन, अगर एक बंदा भी जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूं इस इलाके का
और अल्लाह के करम से वो चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल सर। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन दोनों चीजों को हम गड़बड़ न करें, सियासत चलती रहेगी, टेररिज्म के पीछे पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा, फिर फौज के बस की बात नहीं है। लास्ट वर्ड बस 30 सेकंड्स हैं डॉक्टर माही साहब, टेररिज्म को अलहदा करना होगा और जो सियासी इख्तलाफात हैं उसके फोरम्स मौजूद हैं, और कल बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपने चैलेंज किया हुआ है, तो लास्ट वर्ड आप बताइएगा, आप समझते हैं कि इसको अगर अलहदा स्ट्रीम से चला जाए तो बेहतर नताइज निकल सकते हैं? 30 सेकंड सर। देखिए, अगर हमने सिंसियरली उनको ठीक करना है तो फिर हमने ये दो इधर उधर की बातें नहीं करनी, फिर हमने जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना। ये जो बात आप लेकिन देखिए सर, वक्त खत्म हुआ जा रहा है, मैं सिर्फ जनरल साहब से इसका कमेंट, जनरल साहब ये बात इसका जवाब दीजिएगा उनका, फिर हमें जो गलत है उसको गलत कहना है, और आपस इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी सेनेट के रुकन रह चुके हैं। जनरल साहब लास्ट 30 सेकंड आपके पास है। मैं यही कहूंगा कि जो गलत है उसको गलत जरूर कहना है, और वो काबिल मजम्मत भी है अगर किसी के साथ कानून से मावरा कोई जाती होती है, लेकिन उसके चैनल्स मौजूद है ना आपके पास, वो अदल और इंसाफ है। ये तो अभी रियासत की सलामती का क्वेश्चन है, जिसके ऊपर कोई देयर इज नो क्वेश्चन, ओपन चेक फ्रॉम एवरीबॉडी, ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर प्रोविंसेस, कि हमने टेररिज्म के खिलाफ फाइट करना है। अदरवाइज जो अगर किसी से ज्यादती होती है, जैसे पिछले दौर में सारे हमारे लोग जेलों के अंदर थे, आप राना सनाउल्लाह के खिलाफ आपने हीरोइन का टिका के लगा दिया था जिसकी सजाए मौत थी, और आज तक आप जस्टिफाई नहीं कर सके, वो भी काबिल मजम्मत था। और आज अगर किसी के साथ ज्यादती ये होती है या किसी के घर, बखुदा मैं आपको बताऊं ये बहुत वन साइडेड स्टोरीज हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पीछे से फॉरेन फंडेड बाहर से नैरेटिव तैयार होते हैं, एक वीडियो तैयार कर लेते हैं, वो खातून से ज्यादती होगी, ये होगी, वो लोगों को ले जाएं, कोर्ट में जाएं और सबूत ले जाएं, ठीक है, उसके बाद उन लोगों को पनिशमेंट। चले सर, बहुत वक्त खत्म हो जा रहा है। जनरल साहब आपने कभी नुक्ता आ गया, डॉक्टर साहब कभी, सो वेरी मच डॉक्टर हमारी मोहम्मद साहब, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपका शुक्रिया, और मीना मजीद बलोच ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमने पाकिस्तानी क्रिकेट की अच्छी खबर की बात की थी, उस पर जरा तजिया लेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। तारीखी, सकाफती और बेमिसाल दो तरफा एतमाद की अलामत। पाक सऊदी ताल्लुकात लाजवाल भाईचारे का एक और अहम संगीनी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मुसद्दका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहती। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के हमेशा की तरह पीटीवी न्यूज पर जिम्मेदाराना साहब और हालात हाज़िरा की पुरवकार रवायात दिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज। सहाफती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाज़ुन के साथ, नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की ज़र्ब, बेनकाब होगा झूठा बयान में, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी, मज़ाक भी। हालाते हाजरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से मुतल्लिक अच्छी जुड़ी खबर से। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज ओडीआई सीरीज हराना और 22 साल बाद हराना, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। हमें ज्वाइन किया है आलिया रशीद साहिबा ने। आप फेमस टेलीविज़न और
न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को कवर करती रही हैं और इस वक्त अब आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को पीटीवी स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटीवी स्पोर्ट्स। तो आपको वेलकम टू द पीटीवी फैमिली मैम। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये अच्छी खबर आई है, पहले इंग्लैंड की सीरीज़ हम जीते, होम सीरीज़ थी 2-1 से, और उसके बाद अवे सीरीज़ मोहम्मद रिजवान जिनको कप्तान बनाया गया, और आपने भी कहा था कि आप पहले दिन से कह रही थी कि मोहम्मद रिजवान में वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है एज कैप्टन पाकिस्तान। तो क्या कहेंगी जो आज ये सीरीज विन हमने की आफ्टर 22 इयर्स? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे वेलकम किया। और हम तो हैं ही सब पीटीवी के लोग ना, प्रोडक्ट तो यही किए हैं। जी जी जी। तो बिल्कुल, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, पूरी कौम को मैं तो मुबारकबाद देती हूँ कि पाकिस्तान ने 22 साल बाद जो है वो ये कामयाबी हासिल की ओडीआई सीरीज जीतकर। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आपने रिजवान का कहा ना, रिजवान बुनियादी तौर पे एक फाइटर हैं, और ये बात मैंने उस वक्त जज कर ली थी जब वो नेशनल T20 में, बहुत साल पुरानी बात है, अच्छा। वो कप्तान थे और उन्होंने अपनी जो पेशावर रीजन की टीम थी उसको वो टॉप पे लेके गए, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके क्रिकेटिंग और टेक्निकल डिसीजंस थे ग्राउंड में, वो बड़े इम्प्रेसिव थे। तो मैं उस वक्त से उनको बड़ा कीनली फॉलो करती रही हूँ और इस बात पे मैं फाइट भी करती रही हूँ कि जब बाबर आजम को इनफैक्ट कप्तान बनाया जा रहा था एहसान मानी और वसीम खान के दौर में, तो वसीम खान साहब को मैंने काफी इंसिस्ट किया था कि रिजवान को आप व्हाइट बॉल का कप्तान बनाएं और बाबर को आप दोनों दूसरे जो हैं वो ओहदे दे दें। मगर चूंकि बाबर उस वक्त चाहते थे कि वो एक अनडिवाइडेड किस्म की पावर उनके पास हो और वो तीनों फॉर्मेट में करना चाहते थे, तो रिजवान का फिर वो बात रह गई। लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आई, सबको पता भी चली और ये पता लगा कि ये कितने अच्छे कप्तान हैं। और देखिए, सिर्फ एक अकेले आदमी का क्रिकेट में कोई क्रेडिट नहीं होता, यकीन कीजिए, क्योंकि ये 11 की टीम सिर्फ ये नहीं होती, 15 की टीम जो ड्रेसिंग रूम में बैठी होती है, जिनमें कोचेस का बड़ा रोल होता है, तो सिलेक्टर्स का बड़ा रोल होता है। फिर आपने देखा आकिब जावेद जिस तरह आए और उन्होंने आके क्या किया। आकिब ने एक सिंपल सी बात है, ये पाकिस्तानी कौम को मेरा ख्याल है सीखनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में सीखनी चाहिए। वो बात इतनी सी है कि आपने स्टेटस को तोड़ना है जी, आपने बोल्ड होना है, आपने ये बताना है कि आपने सिलेक्शन जो है वो कंडीशंस के हिसाब से करनी है, मेरिट के ऊपर करनी है। और जितना बड़ा कोई मर्जी प्लेयर हो, वो कौम से बड़ा या गेम से बड़ा नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये आपने देख लिया इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरह से दोनों हमारे स्पिनर्स थे ही नहीं हमारे उसमें, और वो आए और उन्होंने हमें जितवा दी। अच्छा, अब आलिया साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि विनिंग कॉम्बिनेशन अब बन गया है और अगली जो बड़ी असाइनमेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो एक तो इस पे आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि पाकिस्तान को इसी, क्योंकि वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह खेली जाएगी, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, हमने देखा हमारे फास्ट बॉलर्स ने अपने जौहर दिखाए। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स पे हारिस रऊफ जो है मैन ऑफ द सीरीज बने, शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक अच्छा हुआ है, नसीम शाह जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इवन हसनैन ने, जहाँ के होम टेस्ट सीरीज में स्पिनर्स ने जबरदस्त, साजिद खान और मोहम्मद नुमान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? और दूसरा, भारत के हवाले से अभी ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन खबरें जो क्रिकेट इन्फो वगैरह पे आ रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान ना आए, तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? हमारा क्या मौकफ होना चाहिए? देखिए, इंडिया का जो ऑफिशियल मौकफ है वो आईसीसी ने दे दिया पाकिस्तान को, किया है। और अब देखिए क्या होता है। जरा आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, आप बताइएगा इंडिया ने, आपने क्या आपने कहा मैम? जी, एक्चुअली इंडिया का जो फैसला है वो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली बता दिया है उसके बारे में। अच्छा, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आना चाह रहे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता किया है और अभी ये फैसला आना बाकी है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है या क्रिकेट बोर्ड इसको कैसे लेके चलता है। तो अफसोसनाक बात है, एज ए क्रिकेट लवर मैं समझती हूँ कि बहुत तकलीफ से बात है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जितने आई बॉल दुनिया में लेता है उनके दरमियान मुकाबला वो तो और कोई ले ही नहीं सकता। इवन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में वो मुकाबला नहीं होता जो इंडिया पाकिस्तान में होता है। तो ये ट्रेजेडी है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोजाना ये इस तरह से टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं और हमारा ये ऑनर है कि हम उसको करने जा रहे हैं आईसीसी आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से पाकिस्तान इसको कामयाबी से करेगा। माशाल्लाह मोहसिन साहब जिस तरह लगे हुए हैं, स्टेडियम की भी सारी चीजें। लेकिन देखिए अनवर, ये जो आप टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना, ये
ये ऐसे नहीं बनती, ये कंडीशंस देख के बनती है। जी। तो पाकिस्तान की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया वाली तो नहीं है। Exactly. ठीक है, तो यहाँ की पिचेस के ऊपर किस लेंथ पे बॉल करनी है और इस पे कामयाबी कैसे हासिल करनी है, ये हमारे प्लेयर्स के ऊपर, हमारे बॉलर्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि A to Z जो कॉम्बिनेशन है वो बन चुका है। वो चेंजेस होनी चाहिए, पिचेस देख के, ग्राउंड देख के, कंडीशन देख के, कहाँ किस हालात में मैचेस हो रहे हैं, सामने कौन सी टीम है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको देख के ही इस पे बात की जा सकती है। ओके, आपने कहा कि हुकूमत फैसला करेगी, ज़ाहिर बात है हुकूमत का हतमी फैसला होगा। मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में क्या इस हवाले से जो है वो रोड मैप होना चाहिए, क्या हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि एशिया कप जो हमने करना था, लेकिन उस वक्त हम हाइब्रिड मॉडल पे गए और हम वो नहीं जीत पाए। यू सपोर्ट हाइब्रिड मॉडल, या आप समझती हैं कि नहीं, जो एक जगह जहां सीरीज हो रही है, हमें ऑनर मिल रहा है आईसीसी टूर्नामेंट कराने का, तो पूरी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए? देखिए, होना ही पाकिस्तान में चाहिए और एक बोल्ड फैसला करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आकिब की भी आपको मिसाल दी। बात यह है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, खासतौर पे आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उसमें जो आप रेवेन्यू कमाते हैं, yes. वो दुनिया, आईसीसी दुनिया की किसी और चीज में वो नहीं उस तरह कमा सकता। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा, हम अभी वर्ल्ड कप पिछले साल खेल के आए हैं, हम हमेशा उनके यहाँ जाते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट लेवल पे टेबल पे रखें और उस पर बात करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप दरवाजा बंद कर दें कि नहीं जी हमने नहीं खेलना। तो ये आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, उनको चाहिए कि तगड़े हों, खड़े हों और उनको फारग करें इंडिया को, अगर नहीं वो खेलना चाहते। लेकिन आईसीसी के सरबराह तो जय शाह है ना मैम, वो तो ज़ाहिर बात है उनका तो सारा स्टेक, वो पहले बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के सरबराह थे। तो एक तो ये बड़ा अहम नुक्ता है। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर भी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं आपने, तो क्या टर्न अराउंड करेंगी? और पीटीवी स्पोर्ट्स जो कमाऊ पूत है, आप समझती हैं कि किस तरह जो अब प्राइवेट चैनल्स के भी, स्पोर्ट्स के जो चैनल्स उससे मुकाबला है, 10 स्पोर्ट्स भी है, कैसे इसको आगे ले जाने के लिए क्या विजन है, अगर इख्तिसार से वो भी बता दें? बस इतना कि देखिए, जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, मेरे नजदीक, मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि वो हमेशा लाइव कवरेज के ऊपर चलते हैं। और माशाल्लाह से ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविजन के पास आईसीसी के भी राइट्स रहे हैं, हमेशा से बायलैटरल के राइट्स रहे हैं और वो हमने दिखाए हैं और आइंदा भी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जब मैचेस नहीं हो रहे होते तब भी टीवी को डेड नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक स्क्रीन हमारी वाइब्रेंट हो और मैक्सिमम हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे दूसरे स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी कवरेज भी हो और उनके ओपिनियंस जो हैं वो शामिल किए जाएं, क्योंकि लोग उनको बहुत शौक से सुनते हैं। चलिए, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहबा, पाकिस्तान के प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। व्यूअर्स, ये हमने आपको इस हवाले से भी बताया कि क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या इस वक्त खबरें हैं, जो कि उन्होंने कहा कि इंडियन आईसीसी ने कन्वे कर दिया कि भारत नहीं आ रहा। आप देखें हुकूमत पाकिस्तान क्या फैसला कर दिया और पीटीवी स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाना है। आलिया रशीद साहबा जिन्होंने ज्वाइन किया है पीटीवी स्पोर्ट्स को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उनका विजन भी सामने आया। प्रोग्राम सचते में नशिस्तें कैसे लगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले जुम्मे तक सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।